Hooked, How to Build Habit-Forming Products. Book by Neil Rayl. Introduction. रिसर्च कहता है कि करीब 79% स्मार्टफोन यूजर्स को सुबह उठने के 15 मिनट बाद अपना फ़ोन चेक करने की आदत है। एवरेज लेवल पर बात करें तो लोग आम तौर पर दिन में कोई 34 बार अपना फ़ोन ब्राउज करते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि दिन भर में लोग 150 बार तक अपना फ़ोन चेक करते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, आज ज़्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन या सोशल मीडिया के हुक्ड यानी एडिक्टेड है। अक्सर हम खुद को बोलते हैं कि हम सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए फेसबुक या इंस्टाग्राम चेक करते हैं, पर असल में हम घंटों तक ब्राउज करते रहते हैं और इस बात का हमें भी पता नहीं चलता। आज के इंसान की सबसे लेटेस्ट हैबिट है इंटरनेट। कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैबिट को एक ऑटोमेटिक बिहेवियर मानते हैं जो खास सिचुएशन या कारणों से ट्रिगर होती है। ये वो हैबिट हैं जो हम अनकॉन्शियस वे में करते हैं। आज कंपनी डिज़ाइनर्स ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनके प्रोडक्ट्स हमारी हैबिट और हमारे माइंड का पार्ट बन जाए। आज के दौर में सिर्फ एडवर्टाइजिंग ही काफ़ी नहीं है। कंपनीज हुक्स यूज़ करती है ताकि हमें उनके प्रोडक्ट्स इतने टेम्पटिंग लगे कि हम खुद ब खुद उनकी तरफ खिंचते चले जाएं। इस किताब में आप हुक मॉडल के बारे में पढ़ोगे जिसे ऑथर नील रियल ने प्रपोज किया है। इसमें 4 फेज के बारे में बताया गया है जो कंपनीज हमारे अंदर हैबिट फॉर्म करने के लिए यूज़ करती है। क्योंकि कंपनीज ये गोल रखती है कि यूजर्स बिना किसी कॉस्टली एडवर्टाइजिंग या मैसेजिंग के बिना ही उनके प्रोडक्ट्स के साथ लगातार एंगेज रहे, यानी उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहे। हुक मॉडल के साथ यूजर्स हमेशा और ज़्यादा की चाहत में वापस आता है। ये यूजर सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम के लिए लॉयल रहता है। हुक मॉडल के 4 फेज हैं: ट्रिगर्स, एक्शन, वेरिएबल रिवॉर्ड और इन्वेस्टमेंट। हर टाइम जब भी हम इन फेसेस से गुजरते हैं हमारी हैबिट्स बनती है और मजबूत होती चली जाती है। तो चलिए इन चारों फेसेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ट्रिगर। अपने सामने एक क्रॉस या 2 परपेंडिकुलर लाइन इमेजिन करो। इन लाइन्स से हमें 4 सेक्शन मिलेंगे। इसके फर्स्ट सेक्शन में ट्रिगर है। ट्रिगर एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी। इसके दूसरे सेक्शन में एक्शन है, तीसरे सेक्शन में वेरिएबल रिवॉर्ड है और चौथे सेक्शन में इन्वेस्टमेंट है। इस लाइन में एक एरो भी है जो क्लॉकवाइज चलता है, यानी ट्रिगर से इन्वेस्टमेंट की तरफ और फिर गोल गोल घूमता है। यही है हमारा हुक मॉडल। तो टेक कंपनीज हमारे अंदर जो हैबिट डालती है उसका सीक्रेट है कि ये हैबिट ट्रिगर से स्टार्ट होती है। यिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। वो इस जाने-माने कॉलेज की एक टिपिकल स्टूडेंट है। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है, यिन को इंस्टाग्राम की लत लग गई है। इंस्टाग्राम यानी फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप जिसे 2012 में फेसबुक ने $1 बिलियन में खरीद लिया था। तब से लेकर आज तक इंस्टाग्राम ने 150 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स बना लिए हैं। यिन कहती है कि इंस्टाग्राम उसे बड़ा मज़ेदार लगता है। वो हर मोमेंट को कैप्चर कर लेना चाहती है, इससे पहले कि वो उसकी नज़रों से गायब हो जाए। चलिए डिस्कस करते हैं कि यिन और उसके जैसे बाकी यूजर्स को इंस्टाग्राम की ये आदत कैसे लगी। क्या आपको मालूम है पर्ल यानी मोती कैसे बनते हैं? असल में ओएस्टर की बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम होता है जो एक चमकीली कोटिंग रिलीज करता है। जब भी कोई अनवांटेड पैरासाइट या रेत का छोटा सा पार्टिकल इसकी बॉडी के अंदर आता है तो उसके चारों ओर चमकीली कोटिंग की परत जमती चली जाती है और कोटिंग की कई लेयर्स के बाद जाकर एक पर्ल बनता है। ठीक इसी तरह बार बार एक ही बिहेवियर रिपीट करने पर वो हमारी हैबिट बन जाती है। अब ट्रिगर को आप अनवांटेड पैरासाइट या छोटा सा सैंड पार्टिकल मान लीजिए जिसके पर्ल के अंदर जाते ही ओएस्टर रिएक्ट करने लगता है। ट्रिगर्स 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रिगर्स वो स्टिमुली है जो हमारे एनवायरनमेंट से हमें मिलते हैं। इन्हें हम क्लियर कॉल्स टू एक्शन भी बोल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे वो नोटिफिकेशन जो हमें ऐप्स से आते रहते हैं या साइन अप या सब्सक्राइब बटन जो हम ब्लॉग या वेबसाइट में देखते हैं। अब एक कोका कोला वेंडिंग मशीन इमेजिन करो जहां एक यंग मैन हाथ में कोक की बोतल पकड़े दिखता है और इसके नीचे लिखा है थी, और इसके साथ ही एक गैप या होल टाइप बना है जिसमें आप पैसे इंसर्ट करके अपनी ड्रिंक कलेक्ट कर सकते हो। ये सारे एक्सटर्नल ट्रिगर्स है।
एक और एग्जाम्पल है ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट mint.com का। आप इनके होम पेज पर एक बड़ा सा चमकदार बटन देख सकते हो, लॉग इन टू मिंट। यहाँ आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना बैलेंस पता कर सकते हो या क्रेडिट कार्ड डील चेक कर सकते हो। तो देखा आपने कैसे ट्रिगर आपको एक्शन लेने पर तुरंत मजबूर करते हैं। लेकिन इंटरनल ट्रिगर्स का क्या हमारी बोर्डम या अकेलापन ही हमें अपना फ़ोन ब्राउज करने के लिए मजबूर करती है? ये हमारे पहले के एग्जाम्पल की तरह है, जहां यिन को डर है कि अगर उसने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी पिक्चर पोस्ट नहीं की तो वो मोमेंट हमेशा के लिए चले जाएंगे। इंटरनल ट्रिगर इमोशंस है जो हमें कुछ करने के लिए उकसाते हैं। अब ये नेगेटिव इमोशंस भी हो सकते हैं, जैसे गुस्सा, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, बोरियत या अकेलापन वगैरह। यानी जब ये इमोशंस हमारे अंदर चल रहे होते हैं, उस वक्त हम तुरंत अपने दर्द का कोई सोल्यूशन या इलाज चाहते हैं। मिसौरी यूनिवर्सिटी में 216 स्टूडेंट इस बात के लिए खुद से तैयार हुए कि उनकी इंटरनेट हैबिट को ट्रैक किया जाए। 1 साल तक ऑब्जर्व करने के बाद रिसर्चर्स ने पाया कि जो स्टूडेंट डिप्रेस्ड थे, वो ऑनलाइन गेमिंग, बिंज वॉचिंग या चैटिंग में ज़्यादा वक्त गुजारते थे। खुद को रिलैक्स फील कराने के लिए ये लोग इंटरनेट का हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। अब ज़रा सोचिए, आप एटीएम की लाइन में खड़े हो या किसी ट्रेन से जा रहे हो, आप बोर हो रहे हो इसलिए अपना फ़ोन ब्राउज करना शुरू कर देते हो। लेकिन इंटरनल ट्रिगर्स इतने इफ़ेक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये ठीक ऐसा ही है जैसे खुजली वाली जगह को खुजा देने के बाद आराम मिलता है। और हर बार जब आप कोई बिहेवियर रिपीट करते हो तो आप अपनी हैबिट को स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हो। एक्शन। आपको ये कैसे पता चलेगा कि ट्रिगर एक्शन में बदल जाते हैं? क्या एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रिगर्स ही काफ़ी है किसी इंसान को एक्ट और फॉलो करने के लिए? डॉक्टर बीजे फॉग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पर्सवेसिव टेक्नोलॉजी लैब के डायरेक्टर ने एक फॉर्मूला प्रपोज किया है। वो कहते हैं कि 3 चीज़ें हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। पहला है, यूज़र के पास अच्छी खासी मोटिवेशन होनी चाहिए। दूसरा है, यूज़र में डिजायर्ड एक्शन कंप्लीट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। और तीसरा है, बिहेवियर को एक्टिवेट करने के लिए ट्रिगर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम इसे एक फॉर्मूला में रखें तो ये कुछ इस तरह होगा। बी मैट यहाँ बी यानी बिहेवियर, एम यानी मोटिवेशन, अ यानी एक्शन और टी है ट्रिगर। अगर एक ही टाइम में यूज़र का मोटिवेशन, एक्शन और ट्रिगर तीनों प्रेजेंट हो और वो भी अच्छा खासा, तो ये यूज़र के बिहेवियर को ड्राइव करेगा ही करेगा। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेंगे। मान लो आप सड़क पर जा रहे हो और आपका फ़ोन बजता है पर आप उठा नहीं पाते हो। अब एक रीज़न ये हो सकता है कि आपका फ़ोन आपके बैग के अंदर घुसा है, जहां आपका हाथ नहीं पहुंच रहा, या और आप फ़ोन बैग से निकाल नहीं पाते हो। दूसरा रीज़न, आप ये सोचकर फ़ोन नहीं उठाते कि शायद ये कोई टेलीमार्केटर का फ़ोन होगा, तो आप फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं समझते। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपका फ़ोन साइलेंस मोड पर हो और आपको रिंग ना सुनाई दी हो, तो इस तरह ऐसा कोई ट्रिगर यहाँ नहीं है जो आपको फ़ोन चेक करने पर मजबूर करे। यानी आपने तीनों फैक्टर्स मिस कर दिए जो आपका बिहेवियर ड्राइव करते। इससे पहले वाले चैप्टर में हम आपको ट्रिगर्स के बारे में बता चुके हैं। अब हम मोटिवेशन और एबिलिटी के बारे में बात करेंगे। मोटिवेशन है यूज़र का लेवल ऑफ डिज़ायर जो उसे एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है, यानी एक्शन लेने की एनर्जी। डॉक्टर फोक कहते हैं कि इंसान में 3 कोर मोटिवेटर्स होते हैं। पहला है प्लेजर, चाहना और पेन को अवॉइड करना। दूसरा है उम्मीद रखना और डर को अवॉइड करना। और तीसरा है सोशल एक्सेप्टेंस की इच्छा रखना और रिजेक्शन अवॉइड करना। एडवर्टाइजिंग में मोटिवेशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2008 में बराक ओबामा ने अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन में एक इंस्पायरिंग और होपफुल बनाई थी। ओबामा का वो आइकॉनिक पोस्टर एक आर्टिस्ट शेपर्ड फिरे ने डिजाइन किया था। पोस्टर पर बोल्ड लेटर्स में एक वर्ड लिखा था, होप, जिसके ठीक ऊपर ओबामा की बड़ी इम्प्रेसिव फोटो बनी थी जो ऐसा लगता था आने वाले फ्यूचर की तरफ होपफुली देख रही है। ये वो वक्त था जब अमेरिका में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच लोगों को ओबामा में उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। एक और एग्जाम्पल है बडवाइजर और नेशनल टीम के लिए चीयर करते हुए 3 आदमियों का पोस्टर। इसमें दिखाए गए तीनों आदमी भाईचारे की तस्वीर पेश करते हैं और पोस्टर में ये भी लिखा था कि बडवाइजर 2010 फीफा वर्ल्ड कप की ऑफिशियल बियर है। बडवाइजर की एडवर्टाइजिंग सोशल एक्सेप्टेंस के जरिए लोगों को मोटिवेट करती है।
ये मैसेज देती है कि बियर का मतलब है अच्छे दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताना। एक और स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है एक लड़के की पिक्चर, जिसके सिर पर एक तरफ बड़े बड़े स्टिच लगे हैं और एक बूढ़ी औरत उस लड़के को चम्मच से खाना खिला रही है। इस पोस्टर में लिखा था, "Won't wear helmet. It makes me look stupid", यानी मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा क्योंकि उसे पहनकर मैं बेवकूफ दिखता हूं। दरअसल ये एड शो करता है कि हेलमेट ना पहनने से क्या नुकसान होता है। यानी उस लड़के का बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है और वो इतना जख्मी है कि खुद से खा भी नहीं पा रहा। इस एड में नेगेटिव इमोशन यानी डर को मोटिवेटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ये बाकियों को चेतावनी देता है कि अगर हेलमेट नहीं पहना तो ये हाल होगा। तो ये थी मोटिवेशन की स्टोरी। अब हम भी MAT के अगले पार्ट यानी ए की बात करेंगे, जिसका मतलब है एबिलिटी। एबिलिटी यानी कोई एक्शन लेने में कितना सिंपल और इजी है। अगर फ्रिक्शन कम और रुकावटें भी ज्यादा नहीं हैं तो ज्यादा यूजर्स एक्ट करने के लिए मोटिवेट होंगे। जिसका एग्जाम्पल हम फेसबुक, ट्विटर, गूगल, एप्पल या पिंटरेस्ट से ले सकते हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स इंप्रूव करते रहते हैं। एक नया अकाउंट खोलने के लिए कई स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है। यूजर्स को ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ती थी, फिर पासवर्ड और फ़ोन जैसी डिटेल देनी होती थी, जिससे यूजर्स साइन अप करने के लिए डिस्करेज होते हैं। जब भी यूजर को कोई नया प्लेटफॉर्म यूज करना होता है तो उसे यही स्टेप्स फॉलो करने पड़ते थे। लेकिन अब लोग फेसबुक या गूगल पर सीधे लॉग इन कर लेते हैं। एक क्लिक में ही यूजर नया अकाउंट खोल लेता है। ट्विटर तो लोगों को फोटो, वीडियो, आर्टिकल और किसी भी तरह का कंटेंट ऑनलाइन शेयर करने की फ्रीडम देता है। कई साल पहले कंपनी ने नोटिस किया कि उनके 25% ट्वीट में किसी दूसरी साइट का लिंक ऐड होता है, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपने यूजर एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इजी और बेटर बना दिया। ट्विटर ने वेबसाइट्स पर जड़ा हुआ ट्वीट बटन क्रिएट कर दिया ताकि अगर कोई उस आर्टिकल को ट्वीट करना चाहे तो सिर्फ उन्हें बटन क्लिक करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब कोई कॉपी पेस्ट या बाकी कोई और स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1990 के अंतिम दौर में जब गूगल लॉन्च हुआ था तब पहले से ही दूसरे सर्च इंजन मार्केट में थे, जैसे कि याहू, अल्टाविस्टा, एक्साइट, लाइकोस वगैरह। ये सारे सर्च इंजन डायरेक्टरी बेस्ड सर्च यूज कर रहे थे। तो गूगल ने क्या किया कि उन्होंने अपना होम पेज सिंप्लीफाई कर दिया, फालतू के कंटेंट और एडवर्टाइजिंग हटा दी। गूगल ने अपना सर्च इंजन एकदम सिंपल और क्लीन रखा और उनके सर्च रिजल्ट भी रेलेवेंट और क्लियर होते थे। बाद में गूगल ने यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए ऑटो स्पेलिंग करेक्शन, प्रेडिक्टिव सर्च और जैसे ही यूजर टाइप करता था उसके कीवर्ड्स पर बेस्ड रिजल्ट्स शो करना जैसे फीचर्स ऐड कर दिए, और हुआ ये कि गूगल ने अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया। लाइफ के बेस्ट मोमेंट अचानक हमारे सामने आ जाते हैं और कई बार हम तुरंत उन मोमेंट को कैप्चर करने के लिए फ़ोन तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए एप्पल ने अपना इनोवेशन यानी कैमरा एक्सेसिबल आईफोन के होम पेज स्क्रीन पर ऐड किया। अगर आईफोन की स्क्रीन लॉक भी है तो भी एप्पल यूज़र कैमरा ओपन करके तुरंत पिक्चर ले लेगा। इसके लिए उन्हें किसी पासवर्ड या ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एप्पल के दीवाने हैं तो उसकी एक बड़ी वजह उनकी इनोवेशन भी है, वेरिएबल रिवॉर्ड। अब हम हुक मॉडल के थर्ड फेज की बात करते हैं। द वेरिएबल रिवॉर्ड ये वो फेज है जहां कंपनी अपने प्रॉमिस डिलीवर करती है और यूजर के प्रॉब्लम सोल्व करती है। हम सिर्फ रिवॉर्ड की नहीं बल्कि वेरिएबल रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, जो अनप्रेडिक्टेबल और अनएक्सपेक्टेड होती है, जो उस हुक को मजबूत करता है जो कंपनी अपने यूजर्स पर इस्तेमाल करती है। 1950 में जाने-माने साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये जानने के लिए कि वेरिएबल रिवॉर्ड एनिमल बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है। स्किनर ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ कबूतर लिए और उन्हें एक बॉक्स में रख दिया जहां एक लीवर था। जितनी बार लीवर प्रेस होता, बॉक्स में खाना आ जाता। जल्द ही कबूतर इस बात को समझ गए कि लीवर प्रेस करने का मतलब है खाना मिलना। अपने अगले एक्सपेरिमेंट के लिए स्किनर ने इसमें एक ट्विस्ट डाला। इस बार लीवर रैंडम प्रेस करने पर ही खाना आता था, यानी हर बार कबूतरों के लीवर प्रेस करने पर खाना नहीं आता था। कई बार बार-बार प्रेस करने के बाद ही खाना आता था। कई बार जल्दी आ जाता था और कई बार आता ही नहीं था। स्किनर ने देखा कि वेरिएबल रिवॉर्ड कबूतरों को बार-बार लीवर प्रेस करने के लिए मोटिवेट कर रहा है।
जब रिवॉर्ड प्रेडिक्टेबल होता है तो कबूतर बार बार बिहेवियर रिपीट करते हैं। इस तरह कबूतर बार बार लीवर प्रेस करके वेरिएबल रिवॉर्ड यानी खाने की उम्मीद कर रहे थे। अभी हाल की कुछ स्टडीज से ये पता चला है कि वेरिएबल रिवॉर्ड हमारे ब्रेन के उस हिस्से की एक्टिविटी बढ़ा देता है जो प्लेजर यानी एंजॉयमेंट फीलिंग से जुड़ा होता है। ब्रेन के इस हिस्से को न्यूक्लियस अक्यूम्बेंस से कहते हैं। जब रिवॉर्ड प्रेडिक्टेबल और एक्सपेक्टेड होता है तो हमारा ब्रेन और ज्यादा डोपामाइन रिलीज करने लगता है। इसलिए वेरिएबल रिवॉर्ड हमें ज्यादा एडिक्टिव लगते हैं। टेक कंपनीज हमें हुक करने और हमारी हैबिट्स फॉर्म करने के लिए कई तरह के वेरिएबल रिवॉर्ड यूज करती है। इस किताब के ऑथर नी रियाल कहते हैं कि वेरिएबल रिवॉर्ड्स 3 तरह के होते हैं: ट्राइब, द हंट और द सेल्फ। द ट्राइब का मतलब उस रिवॉर्ड से है जो सोशल एक्सपेक्टेंस से जुड़ी है, जैसे फेसबुक पर लाइक्स और कमेंट्स, इंस्टाग्राम पर हार्ट्स मिलते हैं या ट्विटर पर रीट्वीट्स और यूट्यूब पर सब्सक्राइबर। यहाँ हम ऑनलाइन गेम LOL यानी लीग ऑफ लेजेंड्स का एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल लेंगे। 2009 में इस गेम को लॉन्च किया गया और देखते ही देखते ये ऑनलाइन गेम्स की टॉप लिस्ट में आ गया था। लेकिन फिर जल्द ही LOL के मेकर्स को एक सीरियस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कुछ ट्रोल्स और बुलीज जो ये गेम खेलते थे वो बाकी प्लेयर्स को वर्बली एब्यूज करने लगे, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये लोग अपनी ऑनलाइन पहचान छुपा कर रखते थे, जिसकी वजह से इन्हें पकड़ पाना भी मुश्किल था। नतीजा ये हुआ कि LOL की बदनामी होने लगी और इसे एक अब्यूजिव और डेंजरस प्लेयर्स कम्युनिटी के तौर पर देखा जाने लगा। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए LOL के मेकर्स ने एक हॉनर पॉइंट्स कॉन्सेप्ट निकाला। इसमें प्लेयर्स को स्पोर्ट्समैनशिप, कोऑपरेशन और पॉजिटिव बिहेवियर शो करने पर पॉइंट्स मिलते थे जो उन्हें दूसरे प्लेयर्स दे सकते थे। जो लोग फ्रेंडली और हेल्पफुल वे में गेम खेलते थे उनकी गेम में एक पहचान बनती थी और कम्युनिटी में रिस्पेक्ट मिलती थी, जबकि ट्रोल करने वालों को मार्क कर दिया जाता था और ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स उन्हें अवॉइड करते थे। इस तरह LOL फिर से एक सेफ और फन गेमिंग प्लेटफॉर्म बन गया। चलिए अब सेकंड टाइप के वेरिएबल रिवॉर्ड की तरफ चलते हैं, जो है हंट। अक्सर हम बोर होने पर या अकेलेपन में हम इंटरनेट पर इंटरेस्टिंग फोटो, वीडियो या ऐसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल ढूंढते हैं जिससे हमारा टाइम पास हो जाए। ऐसा करके हमें एक तरह की खुशी मिलती है, या यूं कहे हमारा वक्त कट जाता है। यही वजह है कि हम कंटेंट हंट करते हैं। अब फोटोज, वीडियोज या आर्टिकल्स जो हम देखते हैं रैंडम होते हैं। इनमें से कुछ हमें पसंद आते हैं और कुछ नहीं। यही वजह है कि हंट एक वेरिएबल रिवॉर्ड है। और जो कंटेंट हम देखते हैं वो मज़ेदार और इंटरेस्टिंग हो, ये ज़रूरी नहीं है, पर हम ऐसे कंटेंट ब्राउज करते रहते हैं जो मज़ेदार और फनी हो। जैसे ट्विटर में होम पेज की कुछ पोस्ट हमें रेलेवेंट लगती है तो कुछ नहीं लगती। कई बार हमें इंटरेस्टिंग पोस्ट भी मिल जाती है और कई बार कुछ चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो भी हो, हम घंटों अपने फ़ोन पर स्क्रॉलिंग करते हैं और हंट करते रहते हैं। पिंटरेस्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही केस है। इसमें इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग का फीचर है जहां यूजर्स को कोई टैब ओपन नहीं करना पड़ता है। यूजर जब पेज के बॉटम में पहुंचता है तो पिन्स का एक नया बैच शुरू हो जाता है। पिंटरेस्ट वेरिएबल रिवार्ड्स का एक ऐसा ही एंडलेस सर्च है। आपको फिर से याद दिला दे कि हर वो चीज़ जो आप स्क्रॉल करके देखते हो जरूरी नहीं कि आपको इंटरेस्टिंग या रेलेवेंट लगे। ऐप डिज़ाइनर्स कुछ इस तरह से ऐप्स बनाते हैं कि यूजर्स घंटों स्क्रॉल करता जाता है। फाइनली, तीसरी टाइप का जो वेरिएबल रिवॉर्ड है वो है सेल्फ। जब हम कुछ अचीव करते हैं तो हमें एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा अपना ईमेल क्लीन करके इनबॉक्स 0 रखते हैं तो यहाँ ही आपकी बात हो रही है। अपना इनबॉक्स क्लीन करके आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, लेकिन यह हैबिट एडिक्टिव भी हो सकती है क्योंकि आप बार बार अपना मेल बॉक्स चेक करते रहोगे। एक और एग्जाम्पल है ऑनलाइन गेम वॉरक्राफ्ट। इस गेम को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ स्किल्स में मास्टर होना पड़ता है, इसलिए यूजर हमेशा लेवल अप करके स्पेशल पावर्स अनलॉक करता है, एडवांस्ड वीपन्स हासिल करके दूर दराज की लोकेशन तक पहुंचता है। हालांकि जब प्लेयर्स एडवांस लेवल तक पहुंचने लगते हैं तो उनके गेमिंग की टाइमिंग भी बढ़ती चली जाती है और यूजर्स एक तयशुदा वक्त से ज्यादा वक्त ऑनलाइन रहने लगते हैं। इन्वेस्टमेंट। जितने ज्यादा यूजर्स किसी प्रोडक्ट पर अपना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा वो उसे वैल्यू करते हैं।
इसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जहां यूजर्स को थोड़ा सा काम इन्वेस्ट करने या सिस्टम में वैल्यू ऐड करने को बोला जाता है। ये इस बात की संभावना बढ़ा देता है कि यूजर फिर से प्रोडक्ट यूज करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ट्विटर में आप किसी दूसरे यूजर को फॉलो करके इन्वेस्ट करते हो तो अगली बार जब आप अपने होम पेज में दोबारा ब्राउज करोगे तो उस यूजर की पोस्ट आपके फीड में आ जाएगी। यानी आप थोड़ी देर और ट्विटर में टाइम रहोगे। ये एक तरह से हुक है आपका टाइम बढ़ाने के लिए। एप्पल के आईट्यून में आप सॉन्ग्स ऐड करके या अपनी प्लेलिस्ट ऑर्गेनाइज करके इन्वेस्ट करते हो जो आपको फ्यूचर में और ज़्यादा सेटिस्फाइड यूज़र एक्सपीरियंस देता है और आपकी म्यूज़िक लाइब्रेरी में और ज़्यादा वैल्यू ऐड हो जाती है। अब क्योंकि आपने इतना कुछ इन्वेस्ट किया है तो आप अब किसी दूसरे म्यूज़िक प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई या यूट्यूब म्यूज़िक में इन्वेस्ट करने की नहीं सोचोगे। ईबे या एयरबीएनबी जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस में रेपुटेशन बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ही पॉजिटिव रिव्यूज मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ये उस प्लेटफॉर्म पर उनका इन्वेस्टमेंट है ताकि बिजनेस अच्छा चलता रहे। एडोब फोटोशॉप में यूजर स्किल पर इन्वेस्ट करते हैं। फोटोशॉप दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ग्राफिक्स एडिटिंग प्रोग्राम है। इस सॉफ्टवेयर में इमेजेस क्रिएट और इम्प्रूव करने के लिए एडवांस्ड फीचर्स अवेलेबल है। वैसे तो एडोब फोटोशॉप सीखने में काफ़ी मुश्किल है, पर जो यूजर्स इसे सीखने में अपना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करते हैं या इसके ट्यूटोरियल्स देखकर एडिटिंग की प्रैक्टिस करते हैं वो इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ बेटर यूज़र एक्सपीरियंस देता है बल्कि जैसा कि हमने पहले भी कहा ये यूजर्स के लिए एक हुक है ताकि यूजर्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रोडक्ट पर खर्च करें। अगर हम वापस हुक मॉडल पर जाए तो इसमें ट्रिगर, एक्शन और वेरिएबल रिवॉर्ड और इन्वेस्टमेंट मिलकर एक लूप ऑफ साइकिल क्रिएट करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट हम लाइक्स, फॉलो, रिव्यू वगैरह के थ्रू करते हैं वो रिमाइंडर्स और अनलिमिटेड नोटिफिकेशन के एक्सटर्नल ट्रिगर बन जाते हैं, जो यूजर्स को फिर से यही साइकिल स्टार्ट करने को मजबूर कर देता है। इन्वेस्टमेंट लूप्स वापस फिर से ट्रिगर, एक्शन, वेरिएबल रिवॉर्ड और इन्वेस्टमेंट पर जाते हैं और इस तरह ये हमारी हैबिट बन जाती है। हर बार यूजर जब भी इस साइकिल को रिपीट करता है उसकी हैबिट स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। यहाँ तक कि बोर्डम या अकेलापन जैसे इंटरनल ट्रिगर्स हो तो भी वेरिएबल रिवॉर्ड और इन्वेस्टमेंट के बाद जो एक्शन लिए जाते हैं वो हमारी हैबिट स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कि हम चाह कर भी छोड़ नहीं पाते। यही हैबिट हमें एडिक्टिव बनाती है। कंक्लूजन। अब आपको वो सीक्रेट मालूम है जो टेक कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के जरिए हमें हुक करने यानी फंसाने के लिए इस्तेमाल करती है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन मार्केटप्लेस वगैरह इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि हमें उनके एडिक्ट हो जाए। आपने इस किताब में हुक मॉडल के बारे में पढ़ा कि कैसे ये कंपनियां हमारे यानी अपने कंज्यूमर्स को हैबिट्स डलवा देती है जिससे हमें उनके प्रोडक्ट्स इतने टेम्पटिंग लगते हैं कि उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। आपने इस किताब में हुक मॉडल के 4 फेजेस के बारे में पढ़ा जो है ट्रिगर, एक्शन, वेरिएबल रिवॉर्ड और इन्वेस्टमेंट। आपने इस किताब में पढ़ा कि ट्रिगर 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल ट्रिगर जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं जैसे साइन अप या सब्सक्राइब, फिर आते हैं इंटरनल ट्रिगर जो हमारी इमोशंस या अकेलेपन को टारगेट करते हैं जैसे बोर्डम। वो एक्शन और फार्मूला जो हमारा बिहेवियर ड्राइव करता है यानी इन्फ्लुएंस करता है, उसके बारे में आपने इस किताब में पढ़ा जिसे हम बोलते हैं BMAT। यहाँ B यानी बिहेवियर, M यानी मोटिवेशन, A का मतलब है एबिलिटी और T यानी ट्रिगर। मोटिवेशन, एबिलिटी और ट्रिगर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हम रिएक्ट करेंगे। मोटिवेशन का एक एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट, जबकि एबिलिटी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ईजी एक्सेस से जैसे कि गूगल, ट्विटर और फेसबुक अपने प्रोडक्ट्स पर अप्लाई करते हैं। ये प्रोडक्ट्स सबको आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं इसलिए इनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं। आपने इस किताब में वेरिएबल रिवॉर्ड के बारे में पढ़ा। जब रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल होता है तो हमारा बिहेवियर और ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता है जो हमारे ब्रेन के प्लेजर सेंटर न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस को एक्टिवेट करता है और साथ ही ब्रेन में डोपामाइन भी ज़्यादा रिलीज होने लगता है। टेक कंपनीज इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करती है, जैसे कि हमारी पोस्ट और आर्टिकल्स पर जो लाइक्स मिलते हैं उन पर ये वेरिएबल रिवार्ड्स अप्लाई करती है। इससे होता ये कि यूजर्स नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फीड यानी वेरिएबल रिवार्ड के चक्कर में देर तक ब्राउजिंग करते रहते हैं।
फाइनली आपने इस किताब में इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पढ़ा। जितना ज़्यादा टाइम और एफर्ट हम प्रोडक्ट पर देंगे उतना ही ज़्यादा हमें उसकी वैल्यू होती है। तभी तो आप अपने लिंक्डइन अकाउंट की डिटेल्स बढ़ा देते हो या फिर अपने आईट्यून प्लेलिस्ट में ज़्यादा सॉन्ग्स ऐड कर लेते हो और नतीजा ये होता है कि हमें ज़्यादा नोटिफिकेशंस आने लगती है। तो ये आपके लिए एक एक्सटर्नल ट्रिगर बन जाता है ताकि आप ऐप को फिर से यूज़ करें। इसलिए इन्वेस्टमेंट वापस ट्रिगर पर जाती है और एक बार फिर से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। सेम यही चीज़ इंटरनल ट्रिगर जैसे बोर्डम के साथ भी अप्लाई होती है। ट्रिगर, एक्शन, वेरिएबल रिवॉर्ड और इन्वेस्टमेंट एक कंटिन्यूअस लूप है, यानी एक लगातार घूमने वाली साइकिल। जैसे आप साइकिल रिपीट करते हैं, हैबिट बनती चली जाती है। फिर वो प्रोडक्ट आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है। इस तरह कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स बनाती है। अब सवाल उठता है कि हम खुद को हुक्ड होने से कैसे रोकें? जो टाइम और एफर्ट हम इन ऐप्स में वेस्ट करते हैं, उसे किसी और इम्पोर्टेंट काम में कैसे इन्वेस्ट करें? इन ऐप्स को अपग्रेड करने या लेवल अप पर पैसा खर्च करने से खुद को कैसे रोकें? कैसे हम खुद को इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस जला से बचाएं? अब वक्त आ गया है कि हम गहराई से इस प्रॉब्लम के बारे में सोचें, जो देखने में तो बेहद मामूली लगती है पर असल में ये काफ़ी बुरी तरह हमारी लाइफ और हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है। अब आप हुक मॉडल के बारे में सब कुछ जानते हो तो आप इस साइकिल को रोककर अपनी हैबिट छुड़ा सकते हो। ऐसे प्रोडक्ट्स के शिकार होने से बचिए जो आपको हुक करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं। तो इसलिए आज और अभी से चौंकने हो जाए और एक हुक्ड फ्री लाइफ जिए।